दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स हिस्ट्री लेक्चर 4 लेक्चर 3 तक हम लोग कर चुके हैं कवर। इसमें ब्रिटिश कंपनी के विस्तारवादी स्वरूप को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि गोलकुंडा के जो नवाब अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1632 में ब्रिटिश कंपनी को सुनहरा फरमान प्रदान किया। किसने किया? गोलकुंडा के नवाब ने। क्या नाम है उसका? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। कब किया? 1632 में। जिसके तहत केवल 500 पेगोडा वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेजों को यहाँ के बंदरगाह पर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया। कहाँ के बंदरगाह पर? गोलकुंडा के बंदरगाह पर। कितना पेगोडा? 500 पेगोडा वार्षिक भुगतान के बदले। 1639 में ब्रिटिश एजेंट फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक बेकनटप्पा दरमेला से मद्रास के क्षेत्र किराए पर ले लिया। ठीक है, कह रहे हैं कि 1639 में क्या हुआ कि ब्रिटिश एजेंट था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। इसने क्या किया? जो चंद्रगिरी का जो शासक था, क्या नाम था उसका? बेकनटप्पा दरमेला। तो उससे इसने मद्रास का क्षेत्र किराए पर प्राप्त किया और यहीं अंग्रेजों ने अपना पहला किला बनाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ बनाया? मद्रास में। किससे किराए पर लिया था? तो ये लिया था चंद्रगिरी के शासक बेकनटप्पा दरमेला से। और किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने 1639 में। चंद्रगिरी का राज्य विजयनगर साम्राज्य के ध्वंस पर निर्मित हुआ था। ठीक है, 1651 में बंगाल के सूबेदार शाहसुजा से कंपनी के एक निशान प्राप्त किया जिसके तहत 3000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। कह रहे 1651 में बंगाल का सूबेदार था शाहसुजा। बंगाल के सूबेदार शाहसुजा से कंपनी ने क्या किया? निशान प्राप्त किया। ठीक है, जिसके तहत 3000 वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेज क्या कर सकते हैं? व्यापारिक विशेषाधिकार बंगाल में मिल गया इन्हें। ठीक है, 1651 में। उसके बाद बात आती है 1668 में कंपनी को केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले बम्बई का क्षेत्र प्राप्त हो गया। 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले बम्बई का क्षेत्र प्राप्त हो गया। इसे आधुनिक रूप से तैयार करने का श्रेय गेराल्ड डोंगियार को जाता है। बम्बई को आधुनिक रूप से तैयार करने का श्रेय गेराल्ड डोंगियार को जाता है। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान के आदेश से अंग्रेजों ने केवल 1200 रुपये में सुल्तानती गोविंदपुरी एवं कोलकाता का क्षेत्र प्राप्त किया। कह रहे कि 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान के आदेश पर, किसके आदेश पर? अजीम उस शान के आदेश पर अंग्रेजों ने केवल 1200 रुपये में सुल्तानती गोविंदपुरी और कोलकाता क्षेत्र को प्राप्त किया। यहीं जॉब चौरनॉक ने क्या किया? यहीं पे जॉब चौरनॉक ने पोर्ट विलियम जो है का निर्माण किया और यहीं कलकत्ता के नाम से जाना गया। ठीक है, ये क्षेत्र, ये जो तीनों गांवों को इसने लिया था अजीम उस शान के आदेश पे। आगे मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में जॉन सॉरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल मिला। ठीक है, फर्रुखसियर से जो है 1717 में एक जॉन सॉरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल मिला जो कंपनी के लिए शाही फरमान प्राप्त किया। यानी कि किसने दिया? फर्रुखसियर ने दिया, शाही फरमान दिया, जॉन सॉरमन के नेतृत्व में आई थी प्रतिनिधि मंडल। इसने इतने विस्तृत अधिकार थे कि इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया और ये जो फरमान था इसमें इतने ज़्यादा अधिकार थे कि इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसके तहत कंपनी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हुए: 3000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। पहला क्या कहा गया कि 3000 रुपये वार्षिक भुगतान करो और बदले में आप जो है बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हो। 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान करके सूरत में सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल गई और बम्बई में डाले गए कंपनी के सिक्कों को, जो ढाले गए कंपनी के सिक्कों को, ये जो बम्बई में जो ढाले गए कंपनी के सिक्के थे उन्हें संपूर्ण जितना भी इसका क्षेत्र था मुगल क्षेत्र में मान्यता मिल गई। सबसे बड़ी बात तो 3000 रुपये दो, बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करो, 10,000 दो, सूरत में सभी कर से मुक्ति मिल गई। बम्बई में क्या हुआ? जो भी ढाले गए सिक्के थे वो पूरे मुगल क्षेत्र में मान्यता मिल गई। बंगाल के 38 गाँवों को भूमि खरीदने का अधिकार, और सबसे पहले इन्हें भूमि खरीदने का अधिकार भी मिल गया 38 गाँवों में। अब आती है डेन कंपनी। डेन कंपनी देखिए वहीं क्षेत्र है जहाँ पे अंग्रेज़ों की बस्ती है, वहीं आकर के बसते हैं। यहाँ पे त्रावणकोर में आ रहे हैं, इसके आसपास अंग्रेज की बस्ती है। फिर यहाँ पे मसूलीपट्टनम में आ रहे हैं, बालासोर में आ रहे हैं। फिर बंगाल में जहाँ अंग्रेज पहले से वहीं पे पिपली, यहाँ पे देख सकते हैं सिरारामपुर। तो ये जो है डेनिस की कंपनियाँ, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1620 में तंजौर के त्रावणकोर में स्थापित की। यानी कि डेनिस की पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में, तंजौर के त्रावणकोर में 1620 में स्थापित की। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, बालासोर, से रामपुर इत्यादि जैसे केंद्रों पर भी इन्होंने फैक्ट्रियाँ बसाई। कहाँ कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम, बालासोर, से रामपुर, मसूलीपट्टनम, बालासोर, से रामपुर। इनका मुख्य व्यापार चीन से होता था। डेन का मुख्य व्यापार किससे होता था? चीन से होता था। अंततः 1645 में इन्होंने अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच दी और लास्ट में इन्होंने क्या किया? 1845 में अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच दी। किसने? डेन ने।
फिर बात आती है फ्रांसीसी कंपनी की। देख सकते हैं पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ से थे। सूरत में थी, सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी। ये फ्रांसीसी कंपनी का एक मैप है जिसको आप देख सकते हैं। फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांस के शासक लुई 14वें ने के वित्त मंत्री कोलबर्ट, किसका वित्त मंत्री? लुई 14वें का। वित्त मंत्री का क्या नाम है? कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांस के शासक लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट की प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। यह एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। भारत में इन्होंने अपनी पहली कंपनी 1668 में सूरत में स्थापित की। और भारत में पहली कंपनी कहाँ, कब और कहाँ स्थापित की? 1668 में स्थापित की, सूरत में स्थापित की, जिसका श्रेय फ्रांसिस कैरो को जाता है। और पहली कंपनी स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसिस कैरो को दिया जाता है। 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसियों की बस्ती स्थापित की गई। और 1669 में एक वर्ष बाद जो है मसूलीपट्टनम में क्या बनाया गया? तो ये बस्ती स्थापित की गई। और 1673-74 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी में फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, कंपनी के निदेशक थे फ्रैंको मार्टिन। इन्होंने क्या किया? पौंडीचेरी में 1673-74 में पौंडीचेरी में फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की और इसे मुख्यालय के रूप में उपयोग किया। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। यहाँ फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। यहाँ पे क्या किया गया? फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। इसी वर्ष जो है फ्रांसीसियों ने बंगाल के चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना की। और इसी साल क्या किया था? बंगाल के चंद्रनगर में भी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, तो वही वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पे अंग्रेज रह रहे हैं, उसी क्षेत्र में आके फ्रांसीसी आ रहे हैं। तो भाई झड़प तो होगी, प्रतियोगिता होगी, तो लड़ाई होगी। यहाँ पे देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कारण। तो यूरोपीय प्रतिस्पर्धा का विस्तार सबसे बड़ा कारण। भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारियों के संघर्ष में हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो भारतीय राज्यों के उत्तराधिकारियों के संघर्ष में हस्तक्षेप भी एक कारण था। दक्षिण के व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, यह भी एक कारण था। ठीक है, तो इन 3 कारणों से हुआ था। इसी पृष्ठभूमि में इन दोनों शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। कितने टोटल? 3 लड़े गए। कर्नाटक राज्य कोरोमंडल तट पर स्थित था, जिसमें मुख्य रूप से मद्रास, पौंडीचेरी जैसे क्षेत्र आते थे। ये जो कर्नाटक राज्य था वो कोरोमंडल तट पर स्थित था। इसमें मद्रास और पौंडीचेरी जैसे क्षेत्र आते थे। इनकी राजधानी अर्काट थी। और इसकी राजधानी कहाँ थी? अर्काट थी। हालांकि इस राज्य पर हैदराबाद का प्रभाव रहता था, किंतु यह मुगलों से स्वतंत्र होकर स्वायत्त राज्य के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, मराठों के आक्रमण के बाद यहाँ अस्थिरता हो गई और चिनकुलिस खां ने हस्तक्षेप करते हुए अनबरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। चिनकुलिस खां ने क्या किया? हस्तक्षेप करते हुए अनबरुद्दीन को क्या किया? कर्नाटक का नवाब बना दिया। इस राज्य के एक उत्तराधिकारी चंदा साहब अभी मराठों के कैद में थे। और इसी के एक उत्तराधिकारी थे चंदा साहब, जो भी मराठों के कैद में हैं। ठीक है, आगे जाके छूटेंगे। फिर होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। कह रहा है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष में इंग्लैंड व फ्रांस अलग अलग समूहों में शामिल थे। इसका विस्तार में भी हो गया। कहाँ हो गया? भारत में। इसका विस्तार कहाँ हो गया? भारत में। प्रारंभ में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस संघर्ष नहीं चाहता था, किंतु फिर ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट ने, जो कैप्टन बर्नेट थे ब्रिटिश के, उन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, जिससे संघर्ष शुरुआत हो गई। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया में डुप्ले ने क्या किया? तो डुप्ले ने ब्रिटिश केंद्र मद्रास पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और इसके लिए डुप्ले ने मॉरिशस से लॉ बर्दने की सहायता प्राप्त की। और इसके लिए इसने किसकी हेल्प ली? मॉरिशस से लॉ बर्दने की हेल्प ली। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? इसके बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या कहा? कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को कहा कि भाई तुम बीच में पड़ो, और मद्रास के क्षेत्र वापस लेना चाहा, लेकिन डुप्ले ने नवाब के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया। फलतः दोनों शक्तियों के बीच क्या हुआ? अब अडियार यानी कि सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। दोनों शक्तियों के बीच अडियार या सेंट थॉमे का युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में कर्नाटक का नेतृत्व महफूज खां और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज कर रहा था। कर्नाटक का नेतृत्व कौन कर रहा था? महफूज खां कर रहा था। और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? पैराडाइज कर रहा था, कैप्टन पैराडाइज। इस युद्ध में कर्नाटक की हार हुई। अंततः 1748 में एक्स-ला-सापेल की संधि हुई। ठीक है, एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 में हुई और संघर्ष समाप्त हो गया। इसके बाद मद्रास का क्षेत्र अंग्रेजों को वापस मिल गया। अब है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये 1749 से जो है 54 तक हुआ था। उत्तराधिकारी के संघर्ष में हस्तक्षेप के कारण हुआ था। एक तरफ था कर्नाटक, दूसरी तरफ हैदराबाद। कर्नाटक के उत्तराधिकारी में इधर आ रहे थे अनबरुद्दीन और चंदा साहब, दो थे। लड़ाई इधर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में चल रहा था। इधर अंग्रेजों ने इसका दिया तो फ्रांसीसी ने इसका साथ दिया। अंग्रेजों ने नासिर जंग का दिया तो फ्रांसीसी ने मुजफ्फर जंग का दिया। और इस तरह से इनके आड़ में ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। इस संघर्ष में प्रारंभ में फ्रांसीसियों की जीत हासिल हुई तथा पहले 1750
पहले 1349 में अंबर के युद्ध में अनुवर्दीन की हत्या कर दी गई तथा चंदा साहब को नवाब बनाया गया। इसका डेट एक बार देख लीजिएगा। दूसरी तरफ 1750 में, यहाँ पे 1700 होना चाहिए, 1749 में अंबर के युद्ध में अनुरुद्दीन की हत्या कर दी गई, चंदा साहब को नवाब बनाया गया। दूसरी तरफ जो है 1750 में नासिर जंग की भी हत्या कर दी गई, 1750 में नासिर जंग की हत्या कर दी गई। फिर फ्रांसीसियों के पहले मुजफ्फर जंग और फिर सलावत जंग को वहाँ का शासक नियुक्त किया। मुजफ्फर जंग फिर सलावत जंग को। फ्रेंच कंपनी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी प्राप्त हुआ, और फ्रेंच कंपनी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी प्राप्त हुआ। फ्रांसीसी इस बरकत को कायम नहीं कर सके तथा 1751-52 में रॉबर्ट क्लाइव के हस्तक्षेप करते हुए कर्नाटक जीत लिया। कह रहे फ्रांसीसी जो है ये जो बरकत था उसे रोक नहीं सके, तो 1751-52 में रॉबर्ट क्लाइव के हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद क्या हुआ, कर्नाटक जीत लिया और अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को नया शासक बना दिया। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को नया गवर्नर बनाकर भेज दिया। अंततः पांडिचेरी की संधि के बाद संघर्ष खत्म हो गया। उसके बाद शुरू होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो 1758 से 63 तक चला। कह रहे यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध यानी 1756 से 63 का ही विस्तार भारत में हुआ और यहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज युद्ध लड़ने लगे। किसका? सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार। इसी क्रम में अंग्रेजों ने बंगाल में स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। तो क्या किया अंग्रेजों ने, बंगाल में जो स्थित थी बस्ती जिसका नाम था चंद्रनगर, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के डेविड किले पर नियंत्रण कर लिया, यानी दोनों ने एक दूसरे की जगह पर नियंत्रण कर लिया। अंततः 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। 1707 में वांडीवास के युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे, फ्रांसीसी का नेतृत्व, जिसकी सहायता वुस्सी ने भी की थी। ठीक है, वही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स आयरकूट कर रहा था। इस विजय के बाद अंग्रेजों को पांडिचेरी का क्षेत्र मिल गया, और ये जो विजय हुई इसके बाद अंग्रेजों को पांडिचेरी का क्षेत्र मिल गया एवं हैदराबाद पर भी उसका नियंत्रण हो गया। अंततः 1763 में पेरिस की संधि के साथ यह संघर्ष भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही मेंस के 2 प्रश्न मिले हैं जिसे आप लोग लिख सकते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का परिचय देते हुए फ्रांसीसियों के पराजय के कारणों की व्याख्या करें और उन कारकों का उल्लेख करें जिनसे भारत में अंग्रेजों को जीत हासिल हुई है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को करेंगे। थैंक यू।